चलिए दोस्तों, तो मैथमेटिक्स में पिछले क्लास में मैं पढ़ा रहा था समघातीय रैखिक समीकरण निकाय के बारे में। तो मैं उसको थोड़ा सा मैं डील कर देता हूं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो चलिए, समघातीय रैखिक समीकरण निकाय मतलब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाएगा। तो देखिए, इस तरह के आप बताए हैं कि आपको बताए हैं हम कि रैखिक समीकरण निकाय या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम का मतलब होता है कि ढेर सारा इक्वेशन, मतलब इक्वेशन का ग्रुप। तो ये इक्वेशन का आपका ग्रुप दिखाया गया है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन का ग्रुप आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए, अब हमको आज का मेरा टॉपिक मेरा है कि समघातीय रैखिक समीकरण निकाय क्या होगा, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होगा। तो चलिए, यदि ऊपर दिए गए समीकरण अर्थात इक्वेशन में D1, D2, D3 सब जीरो के बराबर हो, मतलब ना, ये अगर रैखिक समीकरण निकाय इतना दिए हुए हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना दिए हुए हैं, तो और अगर D1, D2, D3 ये सब का वैल्यू ना जीरो दिया हुआ है, मतलब क्या होना चाहिए, सब का वैल्यू जीरो हो, D1, D2, D3 सब का वैल्यू जीरो हो, तो समझिएगा ऐसे समीकरण निकाय को समघातीय रैखिक समीकरण निकाय कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे समीकरण निकाय को हम लोग समघातीय समीकरण निकाय कहते हैं अगर D1, D2, D3 सबका वैल्यू जीरो रहेगा तब, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए, जैसे एग्जांपल में आप देखिए, जैसा 5x + 3y + z = 0, यहाँ पर 2x + y + 3z = 0, x + 2y + 4z = 0, बराबर के इधर D1, D2, D3 ये कहाँ पर था, बराबर के दाहिना तरफ, बराबर के दाहिना तरफ। तो बराबर के दाहिना तरफ क्या होना चाहिए, D1, D2, D3 का वैल्यू जीरो होना चाहिए। तब ये कौन सा इक्वेशन हो गया आपका, कौन सा हो गया इक्वेशन, समघातीय रैखिक समीकरण निकाय, यानी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। जैसे देखिए, यहाँ पर A1 का काम कौन कर दिया, 5 कर रहा है ना, B1 का काम कौन किया, 3 किया ना, C1 का काम कौन कर रहा है, तो 1 कर रहा है, 1 यहाँ पर छुपा हुआ है ना, वो Z है तो Z के पहले 1 है, 1Z है ना। A2 का काम कौन कर रहा है, 2 है, B2 का काम कौन कर रहा है, तो 1 यहाँ पर छुपा है, C2 का काम कौन कर रहा है, 3, उसी तरह से A3, B3, C3 का काम 1, 2, 4 कर रहा है, समझ में। ये भी देखिए इक्वेशन, इसमें भी बराबर को उधर D1, D2, D3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ। अतः ये दोनों के दोनों समीकरण निकाय ना समघातीय रैखिक समीकरण निकाय, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहे जाएंगे। तो आज का मेरा अगला टॉपिक है असमघातीय समीकरण निकाय। असमघातीय किसको कहेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए, जस्ट उसका उल्टा होता है नॉन होमोजीनियस, कि अगर D1, D2, D3 का वैल्यू अगर सब जीरो रहेगा, एक जीरो रहा, D1 भी जीरो, D2 भी जीरो, D3 भी जीरो, तो अगर सब जीरो है तो उसको बोलते हैं समघातीय रैखिक समीकरण निकाय, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर D1, D2, D3 में से अगर कोई भी एक भी कम से कम जीरो न रहे, तो ऐसे समीकरण निकाय को, ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को असमघातीय रैखिक समीकरण निकाय मतलब नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर से एक बात बताते हैं, अगर D1, D2, D3 सबका वैल्यू जीरो हो तो याद रखिएगा समघातीय रैखिक समीकरण निकाय कहे जाएंगे, होमोजीनियस कहे जाएंगे ये सब। और अगर D1, D2, D3 अगर सब जीरो नहीं हो, मतलब ना कम से कम कोई एक ऐसा होना चाहिए जो कि जीरो ना हो, ठीक है, कोई एकांत कम से कम एगो भी ऐसा होना चाहिए जो जीरो नहीं हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, असमघातीय, मतलब नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ना। जो चीज़ मैंने बताया उसी चीज़ को यहाँ पर लैंग्वेज में मैं लिख दिया हूँ,
ठीक है ना, कि यदि ऊपर दिए गए समीकरणों इक्वेशन में D1 D2 तथा D3 सभी जीरो न हो, अर्थात उनमें से कम कोई एक भी नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं हो, शून्य नहीं हो, तो ऐसे रैखिक समीकरण निकाय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को असमघातीय रैखिक समीकरण निकाय कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं ना, यह है एक्स बी वाई प्लस से मैंने A1x B1y सीट और C1z ऐसा इक्वेशन है। और इस तरह का इक्वेशन, यही ना इक्वेशन है मेरा, तो इस तरह का इक्वेशन लिखें हम लोग, ठीक है ना, लिखें। तो यहाँ पर D1 D2 D3 बताइए आप लोग, जीरो है सारा, कोई जीरो नहीं है, नहीं, हम क्या बताएं, अगर सारा जीरो रहेगा तो समघातीय मन होमोजीनियस कहलाएगा, और अगर कोई एक भी जीरो न रहे तो यहाँ पर तो तीनों जीरो नहीं है, तो ये समघातीय यानी होमोजीनियस नहीं कहलाएगा, ये असमघातीय यानी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। इसमें भी देखिए, ये जीरो है, ये वन है, ये 3 है, तो D1 D2 D3 ये जीरो है, लेकिन इन लोग दोनों तो जीरो नहीं है। हम बताया है कि कोई एक भी कम से कम जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो कौन हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस माने असमघातीय समीकरण निकाय। इसमें बताइए, इसमें तीनों जीरो हो गया, तो ये क्या समघातीय होगा कि असमघातीय, होमोजीनियस होगा कि नॉन होमोजीनियस होगा ना। करेक्ट, आपका जवाब होगा नॉन होमोजीनियस असमघातीय समीकरण निकाय। क्यों? क्योंकि D1 D2 D3 सारा के सारे जीरो हो गए। अगर 2 जीरो रहे और यहाँ पे 8 कर दें हम लोग, तब ये क्या हो जाएगा, तो ये असमघातीय नॉन होमोजीनियस होगा, क्योंकि हम पढ़ाए हैं कि कोई भी कम से कम अगर एक भी जीरो न रहे तो उसको असमघातीय रैखिक समीकरण निकाय यानी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो आज का अब मेरा नया टॉपिक है संगत रैखिक समीकरण निकाय, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में बिल्कुल सही चीज चल रहा है, ये वही चीज है जो आप 10th क्लास में पढ़े थे, संगत रैखिक समीकरण निकाय। संगत समीकरण और असंगत समीकरण, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में ये 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा। तो चलिए, संगत और असंगत, तो फिलहाल मैं पहले संगत समीकरण निकाय के बारे में पढ़ूंगा और उसके बाद असंगत इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ाई करूंगा। तो आइए, संगत रैखिक समीकरण निकाय। रैखिक का मतलब होता है वैसा ना इक्वेशन जिसमें एक्स वाई जो भी वेरिएबल है, जो चर है, उनका पावर 1 होना चाहिए, तब ना उसको रैखिक बोला जा रहा है, लीनियर बोला जा रहा है। बात समझ में आया ना। निकाय माने समझते ही है, ग्रुप, समूह, ठीक है। सिस्टम, निकाय मतलब सिस्टम। तो चलिए, आखिर हम लोग संगत रैखिक समीकरण निकाय कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे। तो आइए देखिए, वैसा रैखिक समीकरण निकाय, एक बात गौर से, ये 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं तो गौर से सुनिएगा, ये थ्योरी है और इसको डीपली समझना जरूरी है। तो कंसंट्रेट योर माइंड एंड लिसन टू मी केयरफुली। तो चलिए, वैसा रैखिक समीकरण निकाय जिनका हल संभव है, मतलब देखिए बहुत सारे रैखिक समीकरण, पहले समझ लीजिए आप, ठीक है ना। ये तो आप लोग को सिर्फ नोट करना है, ये नोट करने वाली चीज़ है, तो समझिएगा गौर से। देखिए, ये रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन, तो वैसे रैखिक समीकरण, वैसे लीनियर इक्वेशन ना जिसको आप सोल्व कर सकते हैं, जिसका हल निकाल सकते हैं, मतलब जिसका x का वैल्यू और y का वैल्यू आप सोल्व करके निकाल सकते हैं, तो वैसे समीकरण निकाय को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ना संगत रैखिक समीकरण निकाय अर्थात कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। फिर से एक बार गौर से सुनिएगा कि ना वैसा इक्वेशन, वैसा समीकरण जिसका आप हल कर सकते हैं, जिसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं, x का वैल्यू, y का वैल्यू, अगर z रहता है यहाँ पर तो z का वैल्यू अगर आप निकाल सकते हैं, तो उसको
मतलब वैसे इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल है, जिनका हल संभव है, जिनका आंसर हम एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, तो वैसे इक्वेशन को, वैसे समीकरण को न संगत रैखिक समीकरण निकाय यानी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर एक बात बताइए, 10th क्लास में पढ़े होंगे कि संगत समीकरण निकाय, मतलब ये तो बात जान गए ना कि संगत समीकरण निकाय वह उसको बोलते हैं जिसका हल पॉसिबल होगा, संभव होगा, एक्स वाई जेड का आंसर आप निकाल सकते हैं। तो आप 10th क्लास को गौर कीजिए, माइंड में लाइए पुरानी बातों को और सोचिए कि अगर कोई समीकरण निकाय संगत होता है तो संगत समीकरण निकाय के आप दो प्रकार के हल निकालते थे, एक अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन और एक अनगिनत हल इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आप इस बात को गौर कीजिए ना, सारा ना कहानी आपको याद हो जाएगा। याद रखिए अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन, कब, ये वाला बात को याद कीजिए, ये सबको याद होगा जब a1/a2 बराबर नोट b1/b2 होता था, तो आप लोग को पता है कि वो अद्वितीय हल मिलता है, ऐसे समीकरण निकाय का, ऐसे इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है ना, और इनका ग्राफ कैसा होता था, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस ना, ऐसे याद आ रहा है ना। और संगत समीकरण निकाय में ऐसा भी होता था कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब अनंत या अनगिनत हल मिलता था हम लोगों को। और इसका ग्राफ संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन होते थे। जैसे देखिए दो ग्राफ एक ही पॉइंट पर रहेगा, ये ब्लू जो है आपका, देखिए यहाँ से है, मैंने ब्लू लाइन से ये किया है, तो ये आपका एक दूसरे लाइन का ग्राफ है, और ये जो पिंक कलर से है आगे बढ़ा हुआ है वो दूसरे लाइन का ग्राफ है, और दोनों एक दूसरे पर संपाती हैं, क्वाइनसाइड है। क्वाइनसाइड माने एक के ऊपर न दूसरे का चढ़ा हुआ होना। ठीक है ना, तो वो बात आपको याद आ गया। तो उसी लिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि संगत समीकरण निकाय सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो पहला प्रकार जिसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, जिसका कंडीशन आप लोगों को पता है, और एक था कि अनंत या अनगिनत हल मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, जिसका कंडीशन ये था। याद आया सब लोगों को? तो वही मैं बता रहा हूँ कि संगत रैखिक समीकरण निकाय न वैसे समीकरण निकाय होते हैं, वैसे लीनियर इक्वेशन होते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, जिनका हल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और यह दो प्रकार के होते हैं, वैसे न जिसमें वैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वैसे रैखिक समीकरण निकाय जिनका यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल मिलता है, और दूसरा वैसे समीकरण निकाय न जिनका अनगिनत इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं पढ़ूंगा असंगत रैखिक समीकरण निकाय के बारे में। तो असंगत रैखिक समीकरण निकाय क्या है? असंगत रैखिक समीकरण निकाय, तो भाई इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, तो भाई आप देखिए मन में तो चल ही रहा है जी, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप कि सर ये जो असंगत होगा वो संगत का उल्टा होगा, इनकंसिस्टेंट जो होगा कंसिस्टेंट का उल्टा होगा, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे समीकरण निकायों का कोई हल, कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा ऐसे। ठीक है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ना कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, याद है ना। तो देखिए, तो उसी को हम इसका डिफिनेशन बोलेंगे कि वैसे समीकरण निकाय। ऐसा देखिए उस चीज़ का अगर आपको पीछे वाले में संगत समीकरण निकाय में आपको अगर डिफिनेशन लिखना हो तो मैं एक बार ऐसे ये कर लेता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके भी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए आइए, तो असंगत समीकरण निकाय का मतलब क्या हुआ कि वैसे समीकरण निकाय, वैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका कोई भी हल, कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, उसे असंगत ये समीकरण निकाय या इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है ना। अब चलिए
10th क्लास वाली बात फिर से याद रखिए कि सर कैसे पता चलता था कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो असंगत है, इनकंसिस्टेंट है। तो आप लोग को ये वाला कंडीशन याद होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसे अगर ये कंडीशन फॉलो होता था तो हम लोग बोलते थे कि ये सो इक्वेशन है ना, ये सारे इक्वेशन, आप ये इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन को चेक कीजिए, ये वाला कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हो जाएगा, है ना। तो ऐसे इक्वेशन जो होंगे ना जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है ना, जिनका हल संभव नहीं होता है, तो उसे असंगत रैखिक समीकरण निकाय मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है ना। इनके ग्राफ भी आप लोग याद कर लीजिए, समांतर रेखाएं होती है, पैरेलल लाइंस याद ही होगा, 10th क्लास में पढ़े हैं तो पैरेलल लाइंस होता है। ठीक है ना। और इसलिए इनका ढेर मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए इसको भी आप लोग नोट करेंगे। तो चलिए अब आज का मेरा नया टॉपिक है। अब हम लोग ये तो 10th क्लास का मैं प्रीव्यू बताया ताकि आप लोग को ये ISC का जो मैं अभी थ्योरी बताने वाला हूँ आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए अब मैं ISC में आता हूँ। तो देखिए अब मेरा अगला टॉपिक है कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या होता है? रैखिक समीकरण निकायों की संगतता। कंसिस्टेंसी माने क्या होता है? संगतता। मतलब क्या क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोग 8.1 एक्सरसाइज पढ़िएगा तो उसमें आपका आएगा कि आपको इक्वेशन दिए रहेंगे। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण निकाय आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और क्वेश्चन बोलेगा कि चेक कीजिए कि ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जो इक्वेशन दिया गया है, जो समीकरण दिए गए हैं वो संगत समीकरण है कि असंगत है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो संगत है कि असंगत है, समीकरण निकाय है संगत है कि असंगत है, इसकी जांच करने की जो प्रक्रिया है ना, प्रोसेस है ना, उसी प्रक्रिया को हम लोग संगतता बोलते हैं। ठीक है ना। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, तो इस चीज़ को चेक करने का जो प्रोसेस है वो कंसिस्टेंसी कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग दैट द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके ना। तो चलिए अब ये पढ़ाई करना है कि अब मतलब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी अगर इक्वेशन दिए हुए रहेंगे तो उनको पता कैसे करेंगे कि ये संगत है कि असंगत है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, उसका चेक कैसे करेंगे। तो इसमें 2 केस हम लोग पढ़ेंगे। पहला केस, जब इक्वेशन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस रहेगा तब क्या हम लोग रूल लगाएंगे। और नॉन होमोजीनियस मतलब जब समीकरण निकाय असमघातीय होगा तब कौन सा तरीका से हम चेक करेंगे। और जब समीकरण निकाय समघातीय होगा, होमोजीनियस होगा, समघातीय होगा, तब कौन सा तरीका से हम चेक करेंगे। ये दोनों तरीका हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग आइए ना, जब समीकरण निकाय असमघातीय हो, जब रैखिक समीकरण का असमघातीय हो, व्हेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। अगर नॉन होमोजीनियस रहेगा तो आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए कोई भी रैखिक समीकरण निकाय, देखिए अब रैखिक समीकरण निकाय जैसा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब कंसिस्टेंसी संगत है कि असंगत है वो पता करना है। ये सारे इक्वेशन आपको दिए हुए रहेंगे तो कैसे पता करेंगे, ये इक्वेशन दिए कैसे पता करेंगे, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है ना दोस्तों। तो कंसिस्टेंसी का पता करने के लिए कि दिया गया समीकरण निकाय संगत है कि असंगत है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इसके पता करने के लिए हम एक बात बता रहे हैं,
ये उस समय के लिए बता रहा हूं जब, याद रखिएगा, जब रैखिक समीकरण का असमघातीय हो तब, नॉन होमोजीनियस हो तब कैसे चेक करेंगे। तो याद रखिए, तो हम लोग करेंगे कैसे। तो इसके लिए देखिए, अगर सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। मतलब आप